संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद वक्फ संशोधन कानून तो बन गया है, लेकिन उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ अब तक 14 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं और इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क से विधानसभा सदन तक एक बड़ा आंदोलन बनाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। बात तो तब बढ़ गई जब पीडीपी ने वक्फ कानून के खिलाफ एक नया प्रस्ताव विधानसभा में पेश करने की कल कोशिश की। इसी बीच एनसी के विधायकों ने सदन में बिल पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। थोड़ी सी देर की बात थी। कल और आज लगातार 48 घंटों से ये गतिरोध विधानसभा में जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर जारी है। बीजेपी लगातार इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है। एनसी और बीजेपी विधायकों के बीच आज हालात इतने बिगड़ गए कि बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई, हाथापाई शुरू हो गई। इसके बीच पीडीपी के कई विधायक ऐसे भी थे जिनको उठा करके मार्शल्स ने सदन के बाहर ही कर दिया। इससे पहले आपको बता दें कि कल ही जम्मू कश्मीर विधानसभा में बिल की एक कॉपी तक फाड़ दी गई थी। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने अपने खुद कपड़े फाड़ करके अपना विरोध दर्ज किया था। जमकर एक बार फिर से हंगामा हुआ था, लेकिन खास बात यह कि उसी वक्त नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर और भारत माता की जय के नारे सदन में लगातार लगाए गए। तो देखिए, अलग अलग मोर्चों पर इस कानून का विरोध किया जा रहा है। एक तरफ ये सारी याचिकाएं जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, दूसरी तरफ कई ऐसे विधानसभाएं जिनके अंदर इस तरह का प्रस्ताव लाया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऐसी ही कोशिश की गई और दूसरी तरफ अब सड़कों पर भी प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह कहा था कि हर किसी को अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए, सब लोगों को सड़कों पर उतर जाना चाहिए, इस कानून का पुरजोर विरोध होना चाहिए। जहां तक का सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं वहां पर दे दी गई हैं। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने एक याचिका दी है, एक बाढ़ जैसी आ गई है। 14 कुल याचिकाएं अब सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और कुछ ही दिनों में उसकी सुनवाई भी हो जाएगी। पर सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि जब मामला कोर्ट के सामने पहुंच ही चुका है तो फिर इस तरीके के प्रदर्शन करके किस तरीके की राजनीति की जाएगी। आई थिंक हमने आज एक रेजोल्यूशन लाया था कल हंगामे के बाद, विच इज अगेंस्ट द अमेंडमेंट्स ब्रॉट इन द वक्फ बिल। ये हमारे मजहब का मसला है, मस्जिदों का है, दरगाहों का है, जियारतों का है, कब्रिस्तानों का है। बट अनफॉर्चुनेटली ये स्पीकर, ये असेंबली, ये हुकूमत 60 MLA है मुसलमान यहाँ पर। मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है जो कल रेड कार्पेट कर रहे थे किरेन रिजिजू का, हु टेबल्ड द बिल। दिस गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर बीजेपी एंड ऑन देयर एजेंडा, नॉट जस्ट दे आर नॉर्मलाइजिंग 370, they are normalizing the anti-Muslim bill which has been brought by BJP government. इस बिल के खिलाफ है, ज़्यादा मत ले जाओ, समझती है ये गैर आईनी है और इसलिए जो पार्टीज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं, इसीलिए स्पीकर साहब ने डिबेट नहीं देने दी, क्योंकि मसला अब सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच गया है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगी। जो भारत की पार्लियामेंट को कानून बनाने का अख्तियार है और उस कानून को दोनों सदनों से पारित होने के बाद कानून बन चुका हो, उसकी प्रतियां फाड़ना ये तो जनता का अपमान है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मुझे लगता है कि एनसी हो, महबूबा हो, इनमें सब में आपस में होड़ है और ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हम इस बिल के खिलाफ, हम आपसे ज़्यादा हैं। तो ऐसे में अली के सवाल है बिल्कुल सीधे, क्या सीए जैसा इस वक्त भी एक आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है और मामला, जैसे कि हमने कहा, जब कोर्ट के सामने पहले से ही पहुंच चुका है, तो इस तरीके की राजनीति का मतलब क्या है? ये जो लगातार सड़क पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इनकी आखिर मंशा क्या है? सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी, मुस्लिम स्कॉलर, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। और सैयद तजम्मुल, प्रवक्ता हैं पीडीपी के। सबसे पहले सैयद साहब आप ही से पूछ लेती हूं, 1 दर्जन से ज्यादा
जो अभी याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। इसी हफ्ते में बताया जा रहा है कि उनके ऊपर सुनवाई भी हो जाएगी। तो कल और आज जो हमने विधानसभा के अंदर देखा है, लोग हाथापाई कर रहे हैं, वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देखें, सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो अभी एडमिट नहीं हुई है, वो लिस्टेड नहीं है। लेकिन जिस वक्त आपके दूसरे शहरों में, जब आप दूसरे शहरों की बात करें जिसमें तमिलनाडु है, कर्नाटका है, जहां पर करीबन 5% से कम मुसलमान जो है वहां पर विधानसभा में मौजूद है, उस क्षेत्र में वहां पे डिस्कस किया जाता है और उसके बाद इस बिल को बिल्कुल अपोजिशन किया जाता है। डेमोक्रेसी यही है कि जो कानून बनाए जाते हैं उसमें चर्चा हो, उसमें डिबेट हो, उसमें डिस्कशन हो। अब जम्मू कश्मीर को यह इफ्तिखार हासिल है कि मुल्क का एक ताज होने के साथ साथ मुल्क का मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, जिसमें 50 से ज्यादा विधायक जो है एक पार्टी के पास है और मुस्लिम मेजॉरिटी जो है विधायकों की तादाद 60 के करीब है, यानी 60 के आसपास। और इस बीच में जब एक रूलिंग पार्टी, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्लिम मेजॉरिटी बताने का क्या मतलब है? देश का कानून तो सबके लिए एक जैसा ही है ना। जम्मू और कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उनके अलग कानून थोड़ी ना होगा, एक ही कानून तो देश भर में चलेगा। और ये हमारी देश की संसद ने ये कानून बनाया हुआ है, हमारी देश की अदालत उसकी सुनवाई करेगी अगर किसी को तकलीफ है। विधानसभा के अंदर एक दूसरे को थप्पड़ मारने से और कपड़े फाड़ने से तो ये बदल नहीं जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सुनना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट ने ही सब कुछ करना है तो विधानसभा की क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? The beauty of the democracy lies with the debates, discussions, symposium, seminars and conflicts. Tajammul Sahab, with the greatest of respect, what we saw inside the assembly wasn't the beauty of democracy, वो ugliness of democracy था। जिस तरीके से एक दूसरे के साथ हाथापाई की जा रही थी, कम से कम इसको तो डेमोक्रेसी मत ही बोलिए सर। अरे come on, tell me one thing. If you all decide from the parliament, what is the credibility of the voters? और वक्फ के कानून को लेकर के अंदर आप धार्मिक नारे लगा रहे हैं। आपके विधायक की मैंने बात सुनी थी, उन्होंने कहा कि हमारे कौम का मसला है। ये कोई कौम का मसला नहीं है सर, ये देश का मसला है। पहले पूरा आप सुन लीजिएगा, इसलिए मैंने कहा कि आपने शायद जुमला पूरा नहीं सुना। मैंने कहा ये जम्मू कश्मीर जो है मुल्क का वाहिद ताज है जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, और मुस्लिम मेजॉरिटी में जब वक्फ की बिल को आप लाने के बाद आप इसको देखिए, गिला किससे है? गिला सेंटर से नहीं है। सेंटर के किरण रिजिजू जी यूनियन मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में है, गृह मंत्री जम्मू कश्मीर से होके गए हैं, ये एक अलग सीन है। लेकिन जम्मू कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद प्रोटेस्ट कर रहा है। अगर आप 2 मिनट मुझे देंगे, उसके बाद मुफ्ती साहब के पास जाएंगे। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसके खिलाफ? उमर अब्दुल्ला के खिलाफ। उमर अब्दुल्ला कहाँ है? ट्यूलिप गार्डन में किरण रिजिजू के साथ। फारूक अब्दुल्ला कहाँ है? नीदर ही इज ए यूनियन मिनिस्टर नॉर ही इज ए इलेक्टेड असेंबली मेंबर फ्रॉम जम्मू कश्मीर। वो किसका इंतजार कर रहे थे वहां पर? अगर एक तरफ उमर अब्दुल्ला कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला का आप साउंड बाइट अभी सुन रहे थे आप वहीद के बाद, उसमें वो दिखा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में मसला है, हमें इंसाफ की उम्मीद है और हम सबको इंसाफ की उम्मीद है। लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहने से कासिर है कि जो वक्फ का बिल, जो अमेंडमेंट जो अपर हाउस लोअर हाउस यानी राज्यसभा लोकसभा पास कर चुका है, इसमें मजीद डिस्कशन की गुंजाइश नहीं है? एक तरफ वो अपने विधायकों को पोडियम पर बिठाकर प्रोटेस्ट करा रहे हैं, और तजम्मुल साहब यही तो मैं कह रही हूं कि आप सबके सब, आप अकेले नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वहां पर अपनी राजनीति ही कर रही है। और यही मैं पूछने की कोशिश कर रही हूं कि कितना ये मसला कानून को लेकर के है और कितना ये मसला आपकी अपनी पॉलिटिक्स को लेकर के है कि आप कहें कि भाई मुस्लिम मेजॉरिटी राज्य में, एनसी इसका विरोध क्यों नहीं कर रही, उमर अब्दुल्ला क्यों किरण रिजिजू के साथ है, चलिए हम उनको बता दें कि आप मुस्लिम विरोधी हैं, आपने इस बिल के विरोध में क्यों खड़े नहीं हुए आप। यही सारा मसला है। लेकिन सिद्धार्थ यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी यही कह रहे हैं कि यही हमारा देश का डेमोक्रेसी है, यही खूबसूरती है। उनको इतना तो हक है ना अभी देश में कि वो अपना जो ऑपोजिशन है वो दर्ज करा सके, और उनके पास क्या एवेन्यूज है? उनके पास एवेन्यू है विधानसभा का, वो कर रहे हैं। देखिए पद्मजा जी, मैं बड़े सम्मान से बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर, ये देश संविधान से चलता है और देश में संविधान लागू है। अगर कोई ये कहे
कि फलाना फलाना एक प्रदेश ये मुस्लिम डोमिनेटेड प्रदेश है और इसीलिए अगर देश की संसद जहां पर सब प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है, जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, वहां से अगर पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पास करके कोई एक एक्ट अगर लागू हुआ है, वो एक्ट बन चुका है, उसको हम पार्लियामेंट की जुरिस्डिक्शन को भी ओवरराइड कर देंगे, उनकी अथॉरिटी को भी हम अंडरमाइन कर देंगे और हम अपने सदन में बैठ करके उस पर चर्चा करेंगे। ये ब्यूटी ऑफ लोकतंत्र नहीं है, ये संविधान की खूबसूरती नहीं है। दूसरी बात, वो छोड़ दीजिए, आप तो पार्लियामेंट को रोज अंडरमाइन करिए। अब ये मैटर कोर्ट में भी चला गया, कोर्ट में इसको लेकर के याचिकाएं जा चुकी हैं, कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है, देश के सांसद भी कोर्ट गए हैं, अन्य संगठन भी कोर्ट गए हैं और दो विधानसभा का खुद का रूल है, रूल 58(7) जो रिस्ट्रिक्ट करता है किसी भी मैटर को जो कोर्ट में सब जुडिस हो, विधानसभा को चर्चा करने से आप उसमें कपड़े फाड़ने लग जाएं और आप वहां पे अपना एक पॉलिटिकल मैसेजिंग और पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए कहें कि ये तो हमारे संविधान की और लोकतंत्र की खूबसूरती है, तो ये नहीं है। देश का संविधान पढ़िए, देश के लोकतंत्र को मजबूत करिए, देश के संविधान को तार-तार मत करिए। ये संविधान में लिखा हुआ है। पर वो कह रहे हैं आप उनको संसद के अंदर तो बोलने नहीं देते ना। आप लोग संविधान के हितैषी विपक्षी पार्टियों ने क्या बोला कि आपने संसद के अंदर बोलने नहीं दिया, आपने एक बुलडोजर चला दिया उनके ऊपर। तो अब उनके पास यही एक एवेन्यू रह गया है। तमिलनाडु में उन्होंने एक उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है, जम्मू कश्मीर में कोशिश कर रहे हैं कि उसके खिलाफ एक पारित कर दे, कम से कम उनकी आवाज तो सुनाई दे। वो कह रहे हैं लोकतंत्र में अपनी आवाज सुनवाना चाहते हैं। पद्मजा जी, लगभग 27 घंटे हमारे देश के दोनों सदनों में बहस चली है। 12 बजे से ऊपर भी सांसद बैठे, एक बहुत एग्जॉस्टिव डिबेट हुई। और देखिए इस वक्त बड़ी खबर कहां से आ रही है, पश्चिम बंगाल से। हम आपको बता दें कि इस बिल को पास हुए हुए, एक सेकंड सिद्धार्थ यादव, इस बिल को पास हुए हुए राज्यसभा से 5 दिन बीत चुके हैं। 1 दर्जन जो अभी PIL हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच चुकी हैं, लेकिन क्या कोशिश की जा रही है? लगातार सड़क पर एक संग्राम शुरू करने की कोशिश की जा रही है। ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, जहां वक्फ कानून पर बवाल शुरू हो गया और इसके दौरान जुलूस हुआ, जुलूस निकाला गया। उसके दौरान पुलिस पर पथराव हुआ, गाड़ियों में आगजनी की गई और मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज में ये पूरा बवाल देखा गया। नेशनल हाईवे 12 को जाम कर दिया गया है और यही सवाल इसीलिए हम बार बार पूछ रहे हैं कि जिसको कहते हैं एक पॉलिटिकल मैसेजिंग की जा रही है। एक तरीके से आप स्टेट को, आप जो सरकार है केंद्र में, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कानून तो आपने पास करवा लिया मुमताज आलम रिजवी, लेकिन हम भीड़ तंत्र का सहारा लेकर के आपको घुटनों पर ले आएंगे। ये तो नहीं है ना लोकतंत्र की खूबसूरती। ये देखिए पत्थर मारे जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है, क्या मतलब है इसका? देखिए बहुत बहुत शुक्रिया पद्मजा जी। हम किसी भी पत्थरबाजी के, किसी भी आगजनी के, तशद्दुद के हामी नहीं हैं, लेकिन भीड़ तंत्र और लोकतंत्र ये थोड़ा सा इसको हमारे ख्याल से समझना चाहिए कि कब आप किसको भीड़ तंत्र, अगर बीजेपी के लोग प्रोटेस्ट करें तो लोकतंत्र हो जाता है, और अगर नहीं रिजवी साहब, अगर बीजेपी वाले आग लगाएं तो वो भी भीड़ तंत्र ही होता है, अगर वो पत्थरबाजी करें तो वो भी भीड़ तंत्र ही होता है। ये कहीं का लोकतंत्र नहीं है जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। जुलूस निकाल करके अभी दिल्ली में जिस तरह से डंडे बांटे गए, जिस तरह से तलवारें बांटी गई, इसको क्या कहेंगे? ये लोकतंत्र कहां पे सर, कहां आगजनी की गई है? आप बताइए ना, कहां आगजनी की गई है? और अगर किसी ने की है आगजनी भाजपा से तो उनको भी जेल में डालना चाहिए। वही मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है। दूसरी चीज ये कि देखिए हम अदालत पे भी यकीन रखते हैं और हम देश के लोकतंत्र पे भी यकीन रखते हैं, और संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपके साथ जुल्म हो रहा है, तो ये करेंगे, आप प्रोटेस्ट करें। नहीं, ये नहीं करेंगे तो आप सड़क रोक लेंगे। देखिए, और ये अकेला नहीं हुआ है, झारखंड में हुआ है, जामताड़ा में किया गया है, मालदा से खबरें आ रही हैं। किसानों ने प्रोटेस्ट किया था कि नहीं किया था? अरे सर आप मेरे को ये बताइए, किसान क्या है, इस देश के हिस्सा नहीं थे और हमें इस देश का हिस्सा नहीं है? जो गलत कर रहा है उसको रोकने का काम इंतजामिया का है, वो रोके। हाँ। लेकिन हमें पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट नहीं किया जाएगा। किसी को 10 लाख का वो भेजा जा रहा है, किसी को डराया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। देखिए पद्मजा जी, आप भी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में कई इश्यूज को लेकर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपके यहाँ वो बहुत सारी न्यूज चलती रहती है इंटरनेशनल कि कैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लाखों लाख लोग अमेरिका में हो, बर्तानिया में हो। सर प्रोटेस्ट और हिंसा में बहुत फर्क है। अब कल को आप कहने लगेंगे कि ये एक पीसफुल एजिटेशन है, तब तो नहीं ही है ना।
पहली बात तो सवाल यह भी उठता है कि आप खुद मान रहे हैं कि हमें अदालत पर पूरा विश्वास है, देश के कानून पे पूरा विश्वास है। अगर देश के कानून पे विश्वास है तो आप मेरे को यह बताइए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा फरमान जारी करके कहा है कि हर किसी को सड़क पर उतर जाना चाहिए, हम इस कानून को मानने वाले नहीं हैं। आप क्या मानते हैं ये मोहम्मद फैज खान कि ये एक लोकतंत्र में इसकी इजाजत होनी चाहिए, हर किसी की आवाज सुननी चाहिए? और जैसे कि रिजवी साहब भी बता रहे थे, अब देखिए उत्तर प्रदेश में एक आदमी ने सिर्फ काला कपड़ा अपने हाथ पे बांधा तो उसको एक पुलिस नोटिस चला गया। ऐसे में अगर दबाएंगे तो कहीं ना कहीं तो गुस्सा फूटेगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जय हिंद, भारत माता की जय। आदरणीय पद्मजा जी, देखिए हायरार्की होती है, हायरार्की को समझना चाहिए। इस्लामी नुक्ते नज़रिए से बताऊंगा, फिर संवैधानिक नुक्ते नज़रिए से बताऊंगा। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ैसला सुनाया, उस फैसले को चैलेंज करने के लिए वो व्यक्ति हज़रत उमर के पास चला गया। तो हज़रत उमर ने उस व्यक्ति का क्या किया वो इतिहास में दर्ज है। ठीक उसी तरीके से कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने हाई कोर्ट में चला जाए, हास्यास्पद बात होगी। ठीक उसी तरीके से लोकसभा राज्यसभा में जो फैसला दिया गया है उसको आप विधानसभा में चैलेंज कर रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं, ये उचित बिल्कुल भी नहीं है। जो कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हुआ वो गलत है। अब मदनी साहब ने ठीक कहा कि भाई हमको आपत्ति है, लोकसभा राज्यसभा संसद ने जो काम किया उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, संविधान इसकी इजाजत देता है, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन वो चीजें धराशायी हो जाएगी क्योंकि उन सब अपीलों में कोई दम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा, हमें पता है। दूसरी बात, ये काम करना कि आग लगा देना, पत्थरबाजी करना, दंगा फसाद करना बिल्कुल गलत है। और हाँ, आपने जो बात कही उसका भी समर्थन करता हूं। कोई शांतिपूर्वक बैठकर यदि जंतर मंतर में प्रदर्शन करना चाहे कि भाई मैं इस कानून का विरोध कर रहा हूं, तो उसको भी इस बात का अवसर बिल्कुल मिलना चाहिए। अति दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए, लेकिन देश के कानून का ध्यान रखना चाहिए। और फिर चूंकि मैं एक भारतीय मुसलमान हूं तो भारतीय मुसलमानों से भी कहता हूं, सीए के समय आपको बहकाया गया, भड़काया गया, आज बच्चों के ऊपर केस दर्ज है, कोई जेल में है, एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई। ये वक्फ एक्ट आपके हक में है, भाई सड़क में आकर दंगे फसाद ना करो। ओवैसी के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बच्चे जो है वो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, आपको ये सड़क में लाकर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करवा देंगे, आपको जेलों में भी डलवा देंगे। तो मत बाहर आओ, ये आपके हक में है, एक जिम्मेदार मुसलमान होने के नाते कहता हूं। नहीं, आप कह रहे हैं कि लोगों को भड़काया गया, किसने भड़काया? क्योंकि हर कोई तो कह रहा है कि हम उनके रहनुमा हैं, हम उनके हिमायती हैं, हम उनके हक की बात कर रहे हैं, आप इसको भड़काना कह रहे हैं। देखिए, आदरणीय जगदंबिका पाल जी के बारे में कहा गया उनका क्या हश्र कर देंगे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को नेस्त नाबूद कर देंगे, इस देश में गृह युद्ध कर देंगे। और ये बिल नहीं है, वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है। मुसलमानों बाहर आ जाओ, अपने हक के लिए लड़ाई करो। और मैं आपको एक बात बताऊं, भड़काते हुए क्या कहा गया, अब आप सुन ही रहे हैं ना। एक नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने जो याचिका दायर की है, कितनी भड़काने वाली बात कही है, सुनिए। न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना, कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना। देश में गृह युद्ध की धमकी दे रहे हैं, सनातनी भाइयों को हमारे भेड़िया कह रहे हैं और 4-6 को मारने की धमकी दे रहे हैं। तो ये इस्लाम भी नहीं सिखाता है, क्योंकि अल्लाह कुरान शरीफ में कहा गया है फसाद फैलाने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता है। रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, यानी कि पहले दुनिया को तो संवार लो, आखिरत भी संवरेगी। ठीक है रिजवी साहब, इससे पहले कि आप जवाब दें, राजकुमार भाटी बहुत पेशेंटली सुन रहे हैं। यहां पर फैज खान साफ साफ कह रहे हैं कि और कुछ नहीं है, अपनी राजनीतिक रोटियां लोग सेक रहे हैं, आग लगी गई है। आप तस्वीरें देख ही रहे राजकुमार भाटी जी, और ये पहली बार नहीं है। 12 घंटे पहले एक बीजेपी का नेता है थूबाल में, वो माइनॉरिटी मोर्चा का है, उसके तो घर में ही आग लगा दी। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मैं वक्फ कानून का समर्थन करता हूं। फैज खान साहब ने एक शालीनता का मुलम्मा चढ़ा के बहुत आपत्तिजनक बातें कही हैं। फैज खान साहब को आंदोलन पे आपत्ति है, फैज खान साहब को शेर व शायरों पे आपत्ति है। अब देखिए, लोकतंत्र में आंदोलन होना आम बात है और राजनीति में शेर व शायरी भी चलती है। अब फैज खान साहब उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि इन्होंने सनातनियों को ललकारा है, सनातनियों के खिलाफ बोला कि मार के मरना, ये बात आपत्तिजनक है। क्या ये बिल सनातनियों ने बनाया है? क्या ये सरकार के खिलाफ नहीं है आंदोलन, या सनातनियों के खिलाफ है? उन्होंने तो नहीं कहा, इमरान प्रतापगढ़ी ने तो नहीं कहा, लेकिन आप इसे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं।
आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो इसको विरोध कर रहे हैं वो हिंदुओं के खिलाफ हैं, वो सनातनियों के खिलाफ है। ये सोच खतरनाक है। और जो सिद्धार्थ जी ने शुरू में कहा कि जब संसद से पास हो चुका है तो कोई आवाज़ नहीं उठनी चाहिए, किसी को ऐतराज़ नहीं करना चाहिए। संसद से पास हुए 3 बिल हमने वापस होते देखे हैं। इसी संसद से, इसी सरकार के कार्यकाल में 3 बिल पास हुए थे और 3 बिलों को वापस होते हुए देखा है। तो सड़कों पर आंदोलन होना किसी बिल के खिलाफ लोकतंत्र की मजबूती का सबूत है। भाटी साहब, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, क्या आप मजबूत लोकतंत्र की गवाही दे रहे हैं? भाटी साहब, आंदोलन करना हर किसी का हक है, पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद से, जो मैंने बताया थुबाल में हुआ कि एक आदमी के घर के अंदर आग लगा दी, ये लोकतंत्र की मजबूती बयां करता है। ये लोकतंत्र की कमजोरी बयां करता है। कई बार आंदोलन में अराजक तत्व घुस जाते हैं, असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, अपराधी तत्व घुस जाते हैं, वो हिंसा कर देते हैं। हिंसा किसी भी दृष्टिकोण से जायज़ नहीं ठहराई जा सकती और आंदोलन करने वाले कभी चाहते भी नहीं है कि उनके आंदोलन में हिंसा हो, क्योंकि ये सबको पता है जो लोग आंदोलन करते हैं कि हिंसा होने के बाद आंदोलन समाप्त हो जाता है। एक बात का मैं जवाब और दे दूं बहुत संक्षेप में, आप मुझे थोड़ा सा पदमजाजी दें कि एक बात हर वक्फ बिल का समर्थक उठाता है हर डिबेट में कि देखो इन्होंने सीए पे भी यही कहा था मुसलमानों की सदस्यता चली जाएगी और बेवजह के आंदोलन के चल होंगे। सीएए से मुसलमानों को क्या खतरा होगा, इसकी व्याख्या देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर की थी, लोकसभा के अंदर की थी। किसी को कोई भूल गया हो तो उनका भाषण निकाल कर देख ले, सुन ले। उन्होंने कहा था क्रोनोलॉजी समझिए, हम पहले एनसीआर लेकर आएंगे, एनसीआर में जिन लोगों को नागरिकता चली जाएगी उनमें से एनआरसी लेकर आएंगे, एनआरसी से जिनकी सदस्यता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, उनमें से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन को हम सदस्यता दे देंगे, वो नागरिकता दे देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे। तो मुसलमान के खिलाफ था वो बिल। और दूसरी बात, गैर संवैधानिक था। हमारा संविधान कहता है कि आप गलत कह रहे हैं, सरकारें धर्म, जाति, लिंग भेद, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, गृह मंत्री की बात पर सिद्धार्थ यादव इससे पहले कि जवाब दे बता दीजिए, मोहम्मद फैज खान, ये कोई भड़काने की बात नहीं है, आप नाहा की किसी की जो शायरी है उसमें कुछ और ही मतलब ढूंढ रहे हैं। अब भैया मैं क्या बोलूं, भाटी जी खुद इतने समझदार हैं। अब उसमें भेड़िया किसको कहा जा रहा है और मुस्लिम भीड़ के बीच में कहा जा रहा है कि जब मरना पड़े तो 2-4 को सनातनियों को कहा जा रहा है। ये आपने कहा सनातनियों को कह रहे हैं पाकिस्तान बॉर्डर पर जाकर खड़े हो जाओ और देश के दुश्मनों को मारो। देश के अंदर गृह युद्ध करने की स्पष्ट धमकी दिखाई दे रही है, उसको भी आप डिफेंड कर रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सीनियर है, बहुत अच्छी बात कहते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी की पॉजिटिव बातों का समर्थन कीजिए, पर जिसमें गृह युद्ध की वो धमकी दे रहे हैं कम से कम उसका तो आप समर्थन नहीं कीजिए। स्पष्ट वहां भेड़िए कहा जा रहा है, मुसलमानों को छोड़कर यानी कि बाकी जो है, और 4-6 को मारने की धमकी दी जा रही है। वो देखिए, मैं बता रहा हूं पद्मजा जी, इन लोगों ने जो कुछ भी लगाया है ना कोर्ट में, वो खारिज होने वाला है। आप उस बात को समझिए। अब 1985-86 का समय नहीं है। कोर्ट फैसला देता है गरीब मुस्लिम महिला को रोटी दे दो, उसका फैसला, कोर्ट का फैसला ये लोग संसद में लाकर चेंज करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, गरीबों को हम शाहबानों को उसको खाने का भी अधिकार नहीं देंगे, गुजारा भत्ता नहीं देंगे। पहले कोर्ट से संसद में लाकर कानून बदला, अब ये संसद के कानून को कोर्ट में ले जाकर बदलना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा अब, क्योंकि उस समय की तुष्टिकरण वाली सरकार नहीं है। जो प्रगतिशील मुस्लिम थे आरिफ मोहम्मद खान साहब, उस समय उन्होंने इस्तीफा दिया था कि ये क्या बात है, गरीब मुस्लिम महिला को आप अधिकार नहीं दे रहे हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में आकर उसका अधिकार छीन रहे हो। उन्होंने 35-36 साल की एज में जब लोग उभरते नेता रहते हैं, सांसद और मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। मुसलमान प्रगतिशील ये कहलाता है, और आज प्रगतिशील मुसलमानों की संख्या बढ़ चुकी है। संसद की बात को आप कोर्ट में चुनौती करोगे, फेल हो जाओगे, कोर्ट बताइए मुमताज रज़िया क्या जानना चाहते हैं? मैं सवाल ये करना चाहता हूं, मैं इसकी मुखालफत करता हूं जहां लोग तशद्दुद करते हैं, भड़काते हैं, लेकिन आप बताइए, मुखालफत तो हर बार आके कर देते हैं, पर होता यही है कार सेवा में हर बार लोग सड़कों पर जाते हैं, एक मिनट, हर बार पत्थरबाजी होती है, हर बार आगजनी होती है। जिस तरह से शहीद किया गया, एक सेकंड रिजवी साहब, एक मिनट, वो भी इतिहास का हिस्सा है। आप आकर के टीवी पे तो हर बार मुखालफत कर देते हैं, भले से ही वो बात हिजाब की रही हो, भले से ही वो बात नागरिकता कानून की रही हो, भले से ही वो बात कोई भी और आंदोलन की रही हो, और अगली बार फिर से वही आप फतवा जारी कर देते, सब लोग सड़कों पे आ जाओ। नहीं, सब लोग सड़कों पे आना, मुखालफत टीवी पे होती है और भड़काना सड़कों पे होता है। आप गुमराह कर रही हैं। देखिए, आप फर्क कर रही हैं। देखिए, सड़कों पे आना, आंदोलन करना,
ये संवैधानिक अधिकार है, ये आईनी हमें इख्तियार दिया गया और हमें नहीं, हमें से मुराद कि हिंदुस्तानियों को कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। बड़े बड़े आंदोलन, बड़े बड़े यात्रा निकाल करके पूरे देश में दंगा कराने वाले हमें बताए, बाबरी मस्जिद को शहीद कराने वाले हमें सबक सिखा रहे। फिर वो मुद्दा हो चुका है, पूरे देश में दंगा करने वाले हमें बता रहे, हमें समझा रहे। सड़कों पे आग लगाना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है आपका। शहीद आप करो, आप बताओ। सड़कों पे चक्का जाम कर देना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है आपका। गिराया था बाबरी मस्जिद किस कानून के तहत? कहती रहे कि आप सड़कें खाली कर दो और आप खाली ना करें, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। भूलेगा नहीं और ये हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी लिखा गया कि बाबरी मस्जिद का गिराया जाना। अरे सर एक सेकंड रिजवी साहब आप हर बार आकर के, मैं फिर से कहती हूँ, टीवी पे आप हर बार कहेंगे हम कानून का पूरा हम जो है रिस्पेक्ट करते हैं, हम जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो मानेंगे। जैसे ही राम जन्मभूमि का वो आया था फैसला, सबसे पहले कहा था असदुद्दीन ओवैसी ने हम नहीं मानेंगे जो भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। फिर अभी कानून आया है संसद से, आप हम नहीं मानेंगे, हम सब जो जाकर सड़क पर गिरफ्तारी दे देंगे। लेकिन संविधान इसका अभी भी आपको अधिकार देता है। सिद्धार्थ यादव ऐसा कहना है। उसके पहले मैं एक और बड़ी खबर इस वक्त दे दूं जो आ रही है वक्फ कानून को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट, अब केंद्र की सरकार भी पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार ने एससी में कैविएट दायर की है, यानी कि अभी जो भी याचिकाएं वहां पर लंबित है उसमें अब केंद्र सरकार ने क्या कहा है कि इन सब याचिकाओं की सुनवाई करने से पहले हमारी बात भी, हमारा पक्ष भी कोर्ट सुन ले। हमारा पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश सुप्रीम कोर्ट से पारित ना हो। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को इन याचिकाओं को लेकर के सुनवाई होनी है और कुल मिलाकर के 14 याचिकाएं दायर की गई हैं। अब इन याचिकाओं के पीछे की क्या राजनीति है उनका भी थोड़ा विश्लेषण हम आगे करेंगे। आप देखिए किस किस पार्टी ने याचिका दायर की है, किस किस इलाके से आने वाले सांसदों ने याचिकाएं दायर की है और कैसे वहां पर भी एक अलग राजनीति की जा रही है। लेकिन सिद्धार्थ यादव, संविधान, बात फिर से संविधान की है। और मैं ये भी बता दूं, जो आज तस्वीरें सामने आई हैं, जो लोग सड़कों पर निकले हैं वो अपने हाथ में एक संविधान की कॉपी भी लिए हुए हैं। सिद्धार्थ यादव, देखिए पद्मजा जी, संविधान की कॉपी लेकर के अगर कोई कत्ल कर दे तो वो संवैधानिक व्यक्ति नहीं हो गया, वो इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं हो गया। किसी को भी अधिकार नहीं है कि आप सड़कों पे जाएंगे और आप गाड़ियों में आग लगा देंगे, मुर्शिदाबाद में आप हिंसा फैलाएंगे और फिर आप कहेंगे कि ये तो संवैधानिक अधिकार है। कौन सा संविधान अधिकार देता है आपको आग लगाने का? हमारे कार्यकर्ता के घर को आपने आग लगा दी क्योंकि वो एक गरीब मुसलमान था, उसने वक्फ का स्वागत किया और आप कहते हैं संवैधानिक अधिकार है। इस देश के अंदर जितने मुसलमान जो पिछड़े समाज से आते हैं, महिलाएं हैं, बोहरा समाज से आते हैं, पासमानदा है, गाखनी है, जो इसको स्वागत कर रहे हैं, आनंद इसका बहुत खुशियां बांट रहे हैं, उन सबको जान से मारने की धमकियां आप लोग दे रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि संवैधानिक अधिकार है। यह कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। और आज देश के अंदर, मैं रिजवी साहब के लिए तो क्या कहूं, क्योंकि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उनका तो काम ही है उनको कहना है। पर मैं भाटी जी की बात से आश्चर्य में हूं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक सांसद देश के संसद की पटल पे खड़ा होकर के वो शब्द इस्तेमाल कर रहा है, भेड़िया, वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि 2-4 को मार के मरो। ये लोकतांत्रिक है? ये संवैधानिक है? ये कोई लोकतांत्रिक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है? आप किसको जताना चाह रहे हैं? आप जहां संसद से देश को कोई आदेश दे रहे हैं, कौन कहना चाह रहा है? और पद्मजा जी, आपने पिछली बार कहा था कि आवाजें दबाई गई इसलिए आवाजें सड़कों पे निकल रही है। मैं 2 बात और कहूंगा, क्यों नहीं बोले राहुल गांधी, क्यों नहीं बोली सोनिया गांधी, क्यों नहीं बोली प्रियंका गांधी वाड्रा? आपको अवसर मिले, आपके विपक्ष बोले, आपके नेता बोलेंगे नहीं। आप सड़कों पे लोगों को भड़काने के लिए सबसे आगे भेजेंगे। अरे सरकार की चिंता नहीं है, देश की सदन की चिंता नहीं है। आज तो मैटर कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है। अगर सुप्रीम कोर्ट आप पहुंच गए हैं तो ये कौन सा पॉलिटिकल ड्रामा सड़कों पे आप करने लग रहे हैं? ये कौन सी आगजनी सड़कों पे आप करने लग रहे हैं? और ये कौन लोग हैं जो ऐसे पॉलिटिकल ड्रामा से अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं? कोई भी एक व्यक्ति, मैं भाटी जी को भी चैलेंज करता हूं, इतनी एग्जॉस्टिव डिबेट हुई पार्लियामेंट के अंदर भी, टीवी पे भी चल रही है, कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वक्फ का ये प्रावधान ये असंवैधानिक है, इस एक प्रावधान पे आई हम बहस करते हैं। ये आपने ये क्लॉज ऐड किया, ये क्लॉज ऐसे इस देश के लिए गलत है। हम एक एक चीज आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार है और आप लोगों को कह रहे हैं 2-4 को मार के मरिए। आप लोगों को कह रहे हैं कि ये भेड़ी है,
ये लोकतंत्र चलाने का तरीका नहीं है। और आपके दबाव से चलने वाली अब सरकारें नहीं बची, ये देश आपके दबाव से नहीं चलेगा, ये सही चीज से चलेगा। महिलाओं को पहले हक दिया, अगर कोर्ट ने दिया तो संसद से छीन लिया। आज वो नया वक्फ कानून महिलाओं को हक दे रहा है, उनको मैंडेटरी पोजीशन दे रहा है, उनको उनके वक्फ वौलद में उनका हिस्सा दे रहा है, तो आपको दिक्कत है। महिलाओं से इतनी नफरत करते हैं, पिछड़ों से इतनी नफरत करते हैं, तो अपनी नफरत कहीं और रखिए, क्योंकि इस देश के अंदर आज वास्तव में एक सबका साथ सबका विकास की सरकार। ठीक है, और जहां तक कि इमरान प्रतापगढ़ी, यहां पे दो चीजें मैं बोलना चाहूंगी। जहां तक कि इस कानून का क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन है, अब तो सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारे देश की उच्चतम न्यायालय है, उसके सामने ये मामला है और उनसे ज्यादा विजडम हम किसी में नहीं है। वही फैसला करेंगे क्लॉज बाय क्लॉज क्या सही है क्या नहीं है। और दूसरी बात, इमरान प्रतापगढ़ी की जहां बात है, जितना मुझे ख्याल है उन्होंने ये बात संसद के अंदर नहीं कही थी, उन्होंने ये किसी एक मुशायरे में ये जो शायरी है वो पढ़ी थी। राजकुमार भाटी, तो बस उतना समय एक डिटेल देना चाहती थी। राजकुमार भाटी। नहीं, देखिए, कविता और शायरी हर किसी की समझ में नहीं आती है। कविता और शायरी को समझने के लिए साहित्य की समझ होना, अलंकारों की समझ होना जरूरी होता है, व्याकरण की समझ होना जरूरी होता है। कविता में एक अन्योक्ति अलंकार भी होता है, वक्रोक्ति भी होती है। भाषा में भी जो है अभिद्या, लक्षणा, व्यंजना, तीन शब्द जो तीन तरह के अर्थ प्रकट करते हैं, कई बार लाक्षणिक अर्थ होते हैं। तो कविता में अगर मारने की, काटने की बात की जा रही है तो उसका मतलब फिजिकली मारना काटना नहीं होता है। मिट्टी में मिला देना, धूल धूसरित कर देना, अब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, आमतौर पर लोग बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सामने वाले को कातिल कह रहे हैं, हत्यारा कह रहे हैं, उसके भाव समझने होते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी केवल विरोध व्यक्त कर रहे हैं, शेर के माध्यम से कर रहे हैं। हिंसा का समर्थन किसी को भी नहीं करना चाहिए। बार बार सबने दोहराया, लोकतंत्र हमारा बहुत मैच्योर लोकतंत्र है। पर देश ने रामधारी सिंह दिनकर भी देखे, अटल बिहारी वाजपेयी भी देखे। आप कविता समझा रहे हैं भाटी जी। रामधारी सिंह दिनकर सुनिए, चलो सुनिए, आप सुनिए सिद्धार्थ जी। रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुना देता हूं मैं। जनता के बल, सांसों के बल से ताज हवा में हिलता है, जनता की रोके रहा समय में ताव कहाँ वह, जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। रामधारी सिंह दिनकर के शब्द हैं कि तो हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताव हो गई है, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गिराने की बात कर रहे हैं। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये आप कहिए, ये कविता सुनाइए। हाँ, पर दो चार को मार के मरो, कविता का लड़ो। किसको कविता, किसको भाषा सिखा रहे हैं भाटी जी? किनको सिखा रहे हैं? देखो ये दीवार, सुनो, देखो ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी हम आपके घर की बुनियाद हिला रहे हैं या आपके घर की दीवार गिरा रहे हैं। इनके लाक्षणिक अर्थ होते। अरे भाटी जी कमाल मत करिए, स्वीकार करना चाहिए और राजनीति में बड़ा कमाल मत करिए। नहीं, अब हम तो ऐसे कमाल करेंगे। आप नहीं समझना चाहते, शायर का क्या मतलब है, वो हर कोई पढ़े लिखे आदमी वहां गए कि दो चार को मार के मरो और बाहर हमारे कार्यकर्ता का घर जला दिया जाए। राजनीति में दिल बड़ा रखे। पद्मजा जी 5 सेकंड दूंगा। एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीधे साफ शब्दों में 2 पन्ने का अपना फरमान जारी किया और कहा सब लोगों को सड़कों पर आकर के अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए, सब लोगों को अपनी गिरफ्तारी देनी चाहिए, सब लोगों को सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए। सड़कों पर उतरने के लिए कह दिया है। उसमें तो उन्होंने कोई ना शेरो शायरी की, ना कोई लाग लपेट किया, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया सड़कों पर उतरो। नतीजा हम देख ही रहे हैं क्या है। इसमें गलत यह है कि सर उसका नतीजा जो हुआ है वो हम आप देख ही रहे हैं। सांसद महोदय कहे कि 2-4 को मार के मरो और बाहर हमारे कार्यकर्ताओं को मार दिया जाए, भाटी जी टीवी पे कहेंगे कि दिल बड़ा रखिए। सर जी, इस देश में बड़े आंदोलन हम दिल बड़ा रखें। आप कहिए कि 2-4 को मारो, ये भेड़िए हैं और बाहर आग लग जाए। सुनिए, बड़े हम दिल बड़ा रखें हैं और आपने भी बड़े आंदोलन किए और अभी भी लोग आंदोलित हैं। 40,000 मस्जिदों की लिस्ट लिए घूम रहे हैं कि हम उसे मंदिर उसमें तलाश करेंगे, तो ये चल रहा है। अब मैं आपको शेर पढ़ रहे थे, अब इसके मानिए आप बताइए कि चले तो पैर के नीचे कुचल गई कोई शय, चले तो पैर के नीचे कुचल गई कोई शय, नशे के झोंक में देखा नहीं कि मुस्लिम है। ये जो आप लोग कर रहे हो इस देश के एक माइनॉरिटी को कुचलने की, आप इसके मानी बताइए क्या है? क्यों आप हर वक्त मुसलमानों को कुचलने की कोशिश कर रहे हो?
क्यों आप हिंदू अपीजमेंट की तरफ बढ़ रहे हो? क्यों आप पोलराइजेशन की सियासत कर रहे हो? और हम अगर रोड पे निकल रहे तो आप हमें पूछलेंगे क्या? हमारे आंदोलन को कुचलने की कोशिश करेंगे क्या? इसलिए कि मुसलमान है, इसलिए कि मुसलमान है, इनको बोलने नहीं देंगे। कदमों के नीचे कुचलने की बात करें, ये नहीं चलेगा। देश के अंदर संविधान में बोलने की आजादी है, आप हमें पैरों के नीचे कुचल नहीं सकते। शायरी सुना करके लोगों की जान मत लीजिए। संविधान इस बात की आप शहरों में आग मत लगाइए। अरे कमाल है, कमाल है, शायरी सुनाइए। पत्थर मार रहा है कोई, कौन पत्थर मार रहा है? आग लगा रहा है कोई, जो मार रहा है। आप यहाँ तस्वीरें देख करके कह रहे हैं कि हमें कुचला जा रहा है। एक मिनट, किसको कुचला जा रहा है रिजवी साहब? यहाँ पे कौन कुचला जा रहा है? यहाँ कुचल रहे हैं। अरे रेल रोक दी, रेल रोक दी, सड़कों पे आग लगा दी, बाहर निकल नहीं पा रहे लोगों के, और आहार बनाने के लिए कोर्ट से परमिशन लानी पड़ रही है। इतना बड़ा देश है, कहीं पे लोग गोली मार रहे हैं। अच्छा, इतना बड़ा देश है तो छोटी-छोटी आगजनी होती रहती है। इसका मतलब पूरा देश थोड़ी है। अगर उसमें खराब लोग गोली मार रहे हैं तो सबको गोली मार दो जो वक्त के समर्थन में है। लेकिन आप आंदोलन रोक देंगे, आप प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे, ये कुचलना है। और जमहूरियत में इसे कभी माफ नहीं किया। ये लोकतांत्रिक आंदोलन का तरीका नहीं हो सकता। पद्मजा जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं बीच में बोल रहा हूँ। ठीक है, बताइए। आग लगाने वाला आंदोलन लोकतांत्रिक आंदोलन नहीं है और इसके देश में कोई जगह नहीं है। हाँ, कि जमहूरियत में क्या क्या अलाउड होना चाहिए। फिर जमहूरियत में आपको जुलूस तो अलाउड होता ही है, इक्का दुक्का ट्रेन भी रुकी जाए तो ठीक है, थोड़े बहुत पत्थर भी जमहूरियत में इजाजत होनी चाहिए। रिजवी साहब देखिए, थोड़े बहुत पत्थर भी जमहूरियत में चली जाते हैं। जमहूरियत में ये इस बात की इजाजत है कि जाइए और किसी इबादत गाह को गिरा दीजिए, ये जमहूरियत में इजाजत। विक्टिम कार्ड जो, लेकिन शर्त ये है कि हिंदू आप हो, मुसलमान ना हो। नहीं, एक मिनट, जो भी फैसला होगा ना, फैज को भी इजाजत नहीं है। आपने एक लिस्ट की बात की थी, जो लिस्ट भी है ना वो फैसला कोर्ट से ही होगा। किसी को इजाजत नहीं है कि वो जाकर के पत्थर मारे, इसको हम लेकर आग लगाए। इसको पूरा देश खोद देंगे। जिसको बोलना है बोले, फैसला तो कोर्ट से आएगा ना। जो गलत है वो गलत हो। आप भी फैसला कोर्ट से लीजिए, आप भी फैसला कोर्ट से लीजिए। इससे क्या हासिल मान ही नहीं रहे। चलिए, फैसला कोर्ट की अदालत को मानते ही नहीं है। मैं इस बात का खंडन करता हूं, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। प्रैक्टिकल बात पद्मजा जी बताता हूं। मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है, पूरा भारत 15,000 किलोमीटर 30 महीना पैदल चला हूं। विद माई नेम मोहम्मद फैज खान 80% टाइम हिंदू मंदिरों में, मठों में और हिंदुओं के घर में रुका हूं। मेरे नाम के कारण किसी ने एक कंकड़ भी नहीं मारा। तो ये कहना गलत है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें हिंदुस्तान में हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, सबसे ज्यादा इस्लाम के पूरे 72 के फिरके सुरक्षित हिंदुस्तान में हैं। तो अल्लाह की नाशुक्राई बंद कीजिए, 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़िए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिके कायनात ने आपको सरजमीन हिंदुस्तान में पैदा किया। हिंदुस्तान अच्छा है, आपको बताऊं, आप लोगों से है। सुनिए ना, मैं आपके बारे में जैसे भेड़ियों से और जो छुपे हुए हैं खाल में, आदरणीय भाटी साहब, आपने आप लोग देश को जलाना चाहते हो। ज्ञान की बात भी सुन लो, खाली चीखते रहते हो, बड़ी साजिश का हिस्सा हो, खाली चीखते रहते हो। बाहर से लग रहा है आपको फंडिंग हो रही देश को। चलो, आपने मोहम्मद फैज खान को भी भेड़िया बता दिया। अरे छुपे होते हैं, क्या बात कर रहा हूं? मैं सही कह रहा हूं। जैसे 1947 में अंग्रेजों के साथ मिलकर के कुछ लोगों ने देश को बांटा, मैं कह रहा हूं कि सरकार उनका पता लगाए। यहाँ एक नौजवान व्यक्ति कह रहा है कि आज बुजुर्ग मरा, कल हमको भी मरना है, नियुक्ति दिखाई दे रही है। लेकिन भेड़िया और 4-6 को मार कर मरना, इसमें नियुक्ति अलंकार नहीं है। आप बहुत अनुभवी हैं, हाथ जोड़ के निवेदन। इमरान प्रतापगढ़ी की बहुत अच्छी शायरी है, मैं भी सुनता हूं। आप निगेटिव शायरी का समर्थन मत करो, अच्छी वाली का करो। ये गाने जो बज रहे हैं जरा उसको भी देख लीजिए। बड़े बड़े गाने बज रहे हैं आजकल, और जब जुलूस इनका निकलता है यात्रा, मैं बोलता हूँ, मेरी सुन भी लिया, मेरे में भी आप ही बोलते हो, अपने में भी आप ही बोलते हो यार, पूरा गड़बड़ कर देते हो। क्या गड़बड़ भाई? ज्ञान की बात थोड़ा सा, ज्ञान कहाँ, साहित्य की बात हो रही है, अलंकार की बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं की बात हो रही है, हिंदुस्तान अलंकार की बात हो रही है। आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? मैं चलिए बताइए। आप हमें बताइए, आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ पूरे हिंदुस्तान? अरे देश में दंगे फसाद करना बंद करो भाई, हम कह रहे जाके करो। आप लोग घूमे निकला क्या ले लिए? अब मैं क्षमा चाहूंगा पद्मजा जी, आपने पैसा पाकिस्तान ले लिया ना। रिजवी जी, मुमताज रिजवी जी, आप ऐसा नहीं कर सकते ना। एक सेकंड देखिए, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली कह रही हूँ, ये बात सही नहीं है कि आप कोई भी दूसरा आदमी जो बोले उसको पहले आप बता दे कि भाई ये भेड़िया है, ये जो बातें कर रहे हैं हमें सुननी ही नहीं है, और आप नॉन स्टॉप उनको इंटरप्ट करें। आप अपनी
बात करें, राजकुमार भाटी अपनी बात कर रहे हैं, और किसी को भी इस तरीके से कहना कि भाई ये भेड़िया है, ये आदमी, इसको हम कह देते हैं कि ये इसका एजेंट है, ये किसी से पैसा लिया हुआ है, ये बात गलत है। और इसी की वजह से आपने जो देखा वहां पर एक आदमी के घर में आग लगा दी, क्यों? क्योंकि वो समर्थन कर रहा था, उसको बोल दिया अरे ये भेड़िया, ये पैसा लिया हुआ है, इसके घर में आग लगा दो। सुन लीजिए, ये गलत है सर। लीजिए मेरी बात तो सुन लीजिए, यही मैं कह रहा हूं। मुमताज रिजवी वो मुसलमानों की आवाज है, सुन लीजिए, और ये मुसलमानों की आवाज नहीं। क्यों? मैं क्या कह क्योंकि आपको पसंद नहीं है। मैं इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूं। 47 में क्या हुआ, देश कैसे बटा, कौन लोग थे जो साजिश कर रहे थे, हमें समझना पड़ेगा। अभी 2025 में आएगा और कौन जोड़ रखा है माजी से किसी को याद आ रहा है 47 उतना आगे जाता है, हमें समझना पड़ेगा कौन लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, वो बताएं। ये बात आपने सबसे सही कही, ये बात आपने आपका इतिहास बता दिया तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, मत बुलवाइए। हाँ, एक सेकंड। और जहां तक की बात है, तजम्मुल साहब आप कह रहे थे कि इससे क्या कुछ अच्छा हुआ है। एक स्कॉलर हैं, उनका जिक्र भी अभी यहां पर हुआ था, आरिफ मोहम्मद खान, और आपको याद होगा कि जब 80 के दशक में शाहबानों के मुद्दे पर उन्होंने बाकायदा अपना इस्तीफा दिया था, तजम्मुल साहब, और ये आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं। देखिए, शेर व शायरी बहुत हुई और मुझे भी कुछ अशार याद आ रहे हैं। जो सारा हम डिबेट कर रहे हैं, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, तुम्हें संभल के चलना है तो मुझे गिरा के चल। जम्मू कश्मीर से आपने 2-3 बातें कही, और आरिफ साहब के ये जो वक्फ बोर्ड से मुतल्लिक अप्रहेंशन या खदशात हैं, हो सकता है कि वक्त आने पर ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। और 2-3 चीजें आपने सुबह से जब डिबेट हम TV 9 पे देखते हैं, या कल से एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि पार्लियामेंट के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली, यूनियन टेरिटरी असेंबली के अधिकार नहीं है। मुझे खुदा के लिए बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पन्ने पे ये लिखा है कि राज्यसभा और लोकसभा में आप कोई प्रस्ताव लाते हैं, बिल को जमा कराते हैं, ट्रेजरी बेंच के वोट ज्यादा होने से वो बिल पास होता है या नहीं होता है, और अधिकार जो यूनियन टेरिटरी में या स्टेट्स में विधानसभा को होना चाहिए वो खत्म हो गया। या तो कोई कानून इस तरह का लॉ मिनिस्टर लाए, उसके बाद कोई बहस नहीं होगी। दूसरी बड़ी बात, मैं बड़े सब्र तहम्मुल के साथ आपको सुन रहा था कि जम्मू कश्मीर में जिस वक्त आप वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर में हमारी प्रॉपर्टी मुल्क के साथ बहुत ज्यादा फैली हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर से मुल्क के बाकी राज्यों के लिए जब आप 6 सांसद की बात करते हैं, मेरा आगा रूहला है, रिलीजियस अफेयर में भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इनका ताल्लुक है, वो बाहर आए, कहा कि मुझे लोकसभा में बोलने का मौका नहीं दिया गया। इस तरह से जब मुझे मेरे सांसद को लोकसभा में भी बोलने नहीं दिया गया, उसी सांसद की पार्टी जम्मू कश्मीर में सत्ता में है, उमर अब्दुल्ला साहब का अब्दुल रहीम राथर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, वो कहते हैं कि ये जुडिशियस सब जुडिशियस मैटर है, इस पे कोई चर्चा नहीं होगी। मुझे खुदा के लिए बताइए, जम्मू कश्मीर के आम नागरिक ने जो 80-85% वोट डाला था 370 के खात्मे के बाद, ये जो हमने हुकूमत बनाई है, इसका डोमेन क्या है? खुदा के लिए मुझे बताइए, ताकि मैं एक ही बार जैसे 370 में मेरे चीफ मिनिस्टर के पास होम मिनिस्ट्री के, रेवेन्यू के, लॉ के अफेयर्स नहीं है, उनके पास वो डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन क्या ये कोई कानून है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो कोई बिल, जो कोई प्रस्ताव लाया जाए, जम्मू कश्मीर की असेंबली को कोई हक नहीं है? और अगर आपको याद होगा पद्मजा जोशी जी, अगर आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में जब PDP और बीजेपी की सरकार मैं जवाब दे देता हूं। लोकसभा से GST का बिल जब पूरे मुल्क में लाया गया, तो जम्मू कश्मीर के ऐवानों में 1 हफ्ते तक पहले चर्चा चला। अगर आप कहते हैं कि 3 दिनों तक वक्फ बोर्ड पर चर्चा चला, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, इसको क्या गलत है कि अगर आप असेंबली में भी 50 मेंबर जिनकी तादाद एक मुस्लिम मेजॉरिटी से है, अगर वो भी डिस्कस करें, जो माइनॉरिटी में वो भी डिस्कस करें, अगर डिस्कस किए बगैर आप लोगों को यूनियन मिनिस्ट्री के कानून पार्लियामेंट से पास कराने हैं, तो मुझे खुदा के लिए बताए, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के इख्तियार खत्म तो नहीं? बताएं सिद्धार्थ यादव, बताएं। हाँ, अब आपने अब सैयद तजामुल जी ने पूछा संविधान में कहाँ लिखा हुआ है। मैं आप आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, यह संविधान में लिखा हुआ है। संविधान के अंदर डिवीजन ऑफ पावर नाम का एक डॉक्ट्रिन होता है। डिवीजन ऑफ पावर कौन सी संसद क्या पास करती है और पास करने के बाद क्या विधानसभा उसको ओवरराइड कर सकते नहीं कर सकती, संविधान इसको प्रोहिबिट करता है। जिस रूल 58(7)
जिसके तहत आपके वहां चर्चा रोकी गई। मैं उस रूल को भी बता देता हूं। नो रेफरेंस शैल बी मेड टू एनी मैटर विच इज अंडर एडजुडिकेशन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ हैविंग ज्यूरिसडिक्शन इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ये रूल है आपकी विधानसभा का। आप चर्चा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक बार दो रूल को आप एक बार देश का संविधान उठा करके देखिए, पर मुझे समस्या नहीं है। मैं पद्मजा जी दूसरी बात कहना चाहता हूं और इनसे पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सैयद तजामुल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने संयम से आपकी बात को सुना। अब आपको सुनना पड़ेगा। अरे तजामुल साहब, 2 दिन से जो हम विधानसभा में देख रहे हैं, अभी हाईजैक का काम मत करिए। 170 का ही रेफरेंस शांति से सर, फिर वो शांति से तो नहीं होगा। अरे तजम्मुल साहब, 2 दिन से वहां पे विधानसभा में चल रहा है, आप टीवी पे वही कपड़े मत दोहराएं। फाड़ने से नहीं होगा। नहीं, आप यू आर चैलेंजिंग द रूल, जो आप विधानसभा में नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है, सेक्युलर देश है। सुनिए, हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए, कपड़े मत फाड़ दीजिएगा यहाँ पे। अब बात सुनिए बिल्कुल। मैं पूछता हूँ पद्मजा जी, इनसे प्रश्न है मेरा। अगर देश की सुप्रीम कोर्ट ने हमारे वक्फ एक्ट को, एक एक करके सर, एक एक करके आप ही से सवाल पूछिए। अरे सैयद, सवाल तो हमने सुने। मेरा सवाल इट इज वेरी सिंपल। अगर इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने मैंने सुन लिया, वक्फ एक्ट जो पारित हुआ है, आप कहते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बताया, जम्मू कश्मीर, आप क्या सड़कों पे आने से मना करेंगे? कोई तकलीफ का, क्या आप अपनी विधानसभा में इस ड्रामे को करने से मना करेंगे? क्या आप अपने इस पॉलिटिकल नैरेटिव को चलाने से मना करेंगे? पद्मजा जी, इनको किसी इंस्टीट्यूशन में कोई विश्वास नहीं है। देश की किसी संस्था से इनको कोई लेना देना नहीं है। चाहे सुप्रीम कोर्ट कह दे, चाहे देश की संसद पारित कर दे, चाहे जेपीसी से आ जाए, चाहे प्रेसिडेंट का सेंट हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, जिन लोगों को अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, पॉलिटिकल ड्रामा करना है, वो लोग देश की इंस्टीट्यूशंस पर विश्वास नहीं रखेंगे। और इसीलिए मैं आपके माध्यम से देश के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं, ऐसे लोगों के जो लोग टीवी में बैठ करके भेड़िया बताएं, संसद में खड़े होकर के बाहर निकल करके मारने मराने की बात करें, आग लगाएं, आगजनी करें, घरों को जलाएं, आपकी आवाज को दबाने की कोशिश करें, ऐसे लोगों के चंगुल में मत फंसिए। राजकुमार, ये लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, आपने अभी तो ये देश को बांटने का काम करें। अभी आपने सैयद तजम्मुल की भी बात सुनी। उन्होंने लगातार क्या बात कही, हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ पर हमारे ऊपर नहीं थोपा जा सकता है। लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरने की कोशिश, ये मैं क्यों दोहरा रही हूँ, क्योंकि हर कोई अब अपनी अपनी राजनीति इसके ऊपर कर रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो अलग अलग अपील्स गई हैं, उसमें हर पार्टी के किसी सांसद ने अपना डाला है। मोहम्मद जावेद, वो बिहार से हैं, जहां पर अभी चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस के सांसद है वहां से। इमरान प्रतापगढ़ी ने डाला है। यहां तक कि एक वीडियो सर्कुलेट किया गया था, क्योंकि AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट गए, फिर उनको बकायदा लेकर के एक दो महीने या 1-2 साल पुराना एक वीडियो अचानक सर्कुलेट किया गया कि देखो, अरे असदुद्दीन ओवैसी, वो जरा वीडियो चला दीजिए, देखिए असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के सारे सांसदों के साथ बैठ करके कैसे हंस रहे हैं, ये इनके साथ मिले हुए हैं, ये इनकी बी टीम है, इनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस वक्फ कानून को लेकर के भी हर कोई कह रहा है कि भाई क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम दिखा दो, भले से ही वो सुप्रीम कोर्ट गए हो, भले से ही उन्होंने बिल फाड़ दिया लोकसभा के अंदर, पर किसी तरीके से दो कि भाई ओवैसी को कोई क्रेडिट ना मिले, हमें मिले, हमें। तो राजनीति में तो इस्तेमाल हो रहा है ना। नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार है, TMC की, और हम उनके समर्थक हैं, उनसे हमारा गठबंधन भी है। लेकिन इसके बावजूद में जो घटना आप बता रही हैं कि एक मुस्लिम ने इसका समर्थन किया, इसलिए उसका घर जला दिया गया, मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं। लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता। सबको इसकी निंदा करनी चाहिए और सरकार को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने आगजनी की है। इसी तरह मैं, जो अभी आपने कहा उनके लिए, ओवैसी साहब के लिए, मैं ओबीसी की पार्टी का धुर विरोधी हूं, क्योंकि मैं मानता हूं MIM और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों सांप्रदायिक पार्टी हैं। ये हिंदू सांप्रदायिकता को उभारते हैं, वो मुस्लिम सांप्रदायिकता को उभारते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर ओवैसी साहब बीजेपी के सांसदों के साथ या समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ बैठे हैं, हंस रहे हैं, तो ये लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर है। ऐसी चीज़ों की निंदा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या हमारी कोई शत्रुता थोड़ी, हम एक दूसरे की नीतियों की आलोचना करते हैं। ठीक है, हम तो एक दूसरे के कामों की आलोचना करेंगे कि ये काम गलत हुआ, ये काम सही हुआ, लेकिन आपस में मिलना जुलना,
विवाह समारोह में जाना, बच्चे के जन्मदिन में जाना, एक दूसरे के घर चाय पीना, ये तो चलते रहना चाहिए। कम से कम इतने पोलराइज माहौल में ये देख करके अच्छा लगता है कि अभी भी कुछ ऐसी सेंसिबल आवाजें हैं बचा कर रखना चाहिए। आपके जैसे राजकुमार भाटी जी तो कम से कम इस तरीके की जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ बोल तो रहे हैं। अब आगे राजनीति के नाम पे कम से कम इस तरीके की हिंसा करना या फिर उसको जस्टिफाई करना, उसका कितना औचित्य है वो मैं आप पे छोड़ती हूँ।